थिन फिल्म का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों के? हम्म। बोलिए। हेलो। एम आई ऑडिबल? यस सर। मैं कह रहा हूँ थिन फिल्म्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया? नो सर। हम्म। नो सर। क्या नहीं समझ में आया? बोलिए। क्या नहीं आया समझ में? बताइए। किस पॉइंट में दिक्कत है? क्या नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? सर हाँ। सर वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट किसी भी वेव का वो पोजीशन है जहां पर ऑसिलेशंस करने वाले पार्टिकल सेम फेज में होते हैं, है ना? ऑसिलेशंस वाले पार्टिकल्स सेम फेज में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। ओके। ठीक है। यस सर। सेम फेज का मतलब क्या हुआ? फेज तो समझते हैं ना? सर कांस्टेंट। नहीं नहीं, कांस्टेंट नहीं है, सेम फेज में होते हैं। सेम फेज का मतलब है जो ऑसिलेशंस है पार्टिकल्स का, वो पार्टिकल्स का ऑसिलेशंस जो है सेम फेज में होता है। ठीक है। एंगुलर एंगुलर पोजीशन सेम होती है। ओके। यस सर। एंगुलर पोजीशंस भाई देखो, पहले यहाँ पे आओ कि वेव्स बनती कैसे है ना? वेव्स कैसे बनती है बताइए। बोलिए। जब पार्टिकल्स ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, जब पार्टिकल्स ऑसिलेशंस करना शुरू करते हैं तो उन पार्टिकल्स के ऑसिलेशंस का जो लोकस है, ठीक है, लोकस समझते हैं? लोकस। बोलिए। सर पॉइंट्स। यस सर। लोकस। सर लोकस की हिंदी नहीं सर जो पता? पाथ लोक होता है। हाँ, लोकस का मतलब है बिंदुपात। लिंक लोकस की सटीक हिंदी क्या है? बिंदुपात, है ना? तो उन पार्टिकल्स का जो लोकस है, ठीक है, वो लोकस जो है वेव फॉर्म को प्रोड्यूस करता है। ओके। क्या नाम, एक सेकंड जो रुकिए, फोन आ रहा, बात
सर चलेगा क्या? मैं ऑडिबल हूँ? यस यस सर। Yes, sir. हाँ, तो लोकस का जो ऑसिलेशंस है, उन पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशंस है, वो ऑसिलेशंस एक ही डायरेक्शन में है। जब ऑसिलेशंस एक ही डायरेक्शन में है तो उस तरीके के ऑसिलेशंस को कांस्टेंट फेज ऑसिलेशंस कहते हैं। ओके, कांस्टेंट फेज ऑसिलेशंस। अब वेव्स में क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके जो ऑसिलेशंस का जो फेज है वो सेम है। उस सोर्सेस को हम कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाले सोर्सेस को वी कॉल एज, क्या नाम देते हैं उनको? कांस्टेंट फेज, यस, है ना, वो कोहेरेंट सोर्सेस हैं। तो जब सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेस से, हमारा मतलब यही है कि उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। तो उन कोहेरेंट सोर्सेस से जब वेव्स आपस में सुपरपोज करती हैं, उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो जो सुपरपोजिशन है, उस सुपरपोजिशन में उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड उनके इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होता है कि नहीं? y इक्वल्स टू, जैसे दो वेव्स हैं, एक का y1 है, दूसरे का y2 है ना? तो y क्या बन जाएगा? y बन जाएगा y1 प्लस y2। तीन है तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन, है ना? तो उस सुपरपोजिशन के कारण जो एम्पलीट्यूड का मॉडिफिकेशन है, उस एम्पलीट्यूड के मॉडिफिकेशन को हम इंटरफेरेंस का नाम दे देते हैं। ठीक है? Yes, sir. अब अगर एम्पलीट्यूड का मॉडिफिकेशन इस तरीके से है कि वो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड के सम से भी ज्यादा हो रहा है, तो उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल देंगे। और अगर कम हो रहा है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल देंगे। ओके, आवाज जा रही? कुछ नेटवर्क इशू है क्या? सर आवाज आ रही है। एक कट जा रहा है बीच में। यस सर, बीच में आप नहीं आते। अरे सर नेटवर्क थोड़ा थोड़ा इशू है सर यहाँ पे। आज कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है लगता है इधर हमारी तरफ से। हाँ, तो नहीं हो रही सर आपकी। क्या हो रहा है? हेलो, क्या नहीं हो रहा मेरा? जी सर मेरे थोड़ा इशू है सर मेरे में।
नहीं, इको भी आ रही है, ये तुम लोगों की कैसे इको कैसे आ रही है? अब देखो तो जो इंटरफेरेंस का पैटर्न है, उस इंटरफेरेंस के पैटर्न में आपको दो चीजें ऑब्जर्व करनी है। पहला, जो वेव्स इंटरफर कर रही हैं उनका पाथ डिफरेंस क्या है। ओके, पाथ डिफरेंस की बात हम इसलिए करेंगे कि पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालना बहुत आसान है। ओके, पाथ डिफरेंस अगर आपको पता है तो फेज डिफरेंस आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो पाथ डिफरेंस अगर वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है ना, तो हम ये बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। क्योंकि जो एक्सप्रेशन बताया था मैंने, अगर आपको एक्सप्रेशन याद है तो आई या एक जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था, उस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई था। याद आ रहा कुछ? यस सर। है ना? तो फाई, अगर फाई हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, फाई, तो अगर फाई पाई 2n पाई है, मतलब पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है या लैम्डा बाई 2 के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर है, उस केस में, है ना, या तो जीरो है या तो इंटीग्रल मल्टीपल है, उस केस में मैक्सिमम वैल्यू होगी। जैसे 2a1a2 हो गया तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1a2, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बन गया, है कि नहीं? तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हुआ तो इट विल बी मैक्सिमम, राइट? यस। जब मैक्सिमम होगा तो आप लोगों ने शायद आगे नहीं किया था, ये जो एक्सप्रेशन है जो दिख रहा है, नो सर, कोई स्लाइड नहीं दिखी। नो सर। नहीं दिख रहा होगा, पिंग करिए। हाँ, अब दिख रहा है सर, अब दिख हाँ सर, यस दिख रहा है सर, अब। अब क्लियर है। तो यस सर। जो फाई की वैल्यू है, cos फाई अगर मैक्सिमम है, मैक्सिमम का मतलब है +1, तो उस केस में आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज हो जाएगा। ऐसे मिनिमम एम्पलीट्यूड cos फाई की मिनिमम वैल्यू रख देंगे -1, तो a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट को आपको थ्रू आउट द इंटरफेरेंस यूज करना है, इसीलिए इसको पहले बताया था। थिन फिल्म का केस है, न्यूटन रिंग का केस है, दोनों चीजों में या दुनिया में किसी कहीं का भी इंटरफेरेंस पैटर्न अगर आपको स्टडी करना है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, हमेशा जाने रखिए, दो चीजें पता होनी चाहिए वेव्स के। उनका फेज डिफरेंस पता हो, फेज डिफरेंस पता होगा तो पाथ डिफरेंस आप निकाल लेंगे, और दूसरा उनका इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड पता हो। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब जैसे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म का केस आपके कोर्स में शुरू यहीं से शुरू है, आपका जो सिलेबस है वो यहीं से शुरू है। एक्चुअली इसके पहले का जो मैंने बेस बताया, फंडामेंटल्स थे, ताकि आपको आगे समझ पाने में कोई दिक्कत ना हो। चक्कर क्या है कि चूंकि यह सेमेस्टर आपके लिए
मल्टीपल चॉइस का है, तो मल्टीपल चॉइस में थॉट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। आईएएस में भी मल्टीपल चॉइस ही होता है। तो मल्टीपल चॉइस में जब आप बहुत स्ट्रांग होंगे, उसी केस में आपके मल्टीपल चॉइस सारे सही होंगे। आपका फंडा जब बहुत स्ट्रिक्ट होगा तभी आप मल्टीपल चॉइस में, क्योंकि उसमें कहानी नहीं लिख पाएंगे आप। तो मल्टीपल चॉइस, इसीलिए मैंने पहली यूनिट का मल्टीपल चॉइस आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। आंसर्स भी है उसमें, रेड कलर वाले ऑप्शंस आपके आंसर्स हैं, राइट आंसर्स हैं। मेरे को जो आंसर्स जो है वहां पे ठीक लगे हैं उससे मैंने लिखा। हो सकता है कि एक से ज्यादा आंसर्स भी सही हो सकते हैं, वो आपके तौर पे देखने का है। जब आप उस पे अपना काम शुरू करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, तो इंटरफेरेंस में भी अब जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इंटरफेरेंस में तो हजारों बन सकते हैं। तो फंडामेंटल्स अगर आपका सही है तो आप बेसिक इंटरफेरेंस पैटर्न को डिफाइन कर पाएंगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि फ्रिंजेज रेक्टेंगुलर ही क्यों बनते हैं, या जो पैटर्न है उस पैटर्न को, सर आवाज कट कट के आ रहा है। मैं ये कह रहा था कि फ्रिंजेज जो है वो फ्रिंजेज रेक्टेंगुलर ही क्यों है, मतलब उन पैटर्न को हम फ्रिंज पैटर्न ही क्यों कहते हैं, रिंग पैटर्न भी कह सकते हैं। तो कब फ्रिंजेज बनेंगी, कब रिंग्स बनेंगी, है ना। सुनाई पड़ रही मेरी बात? यस सर। ये बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। यस सर। क्या आप में से कोई बताएगा कि कब कब फ्रिंजेज बनती हैं? फ्रिंजेज बनने के पीछे का क्या रीजन है? बोलिए। Sir, points so coherent sources produce circular wavefronts. सर्कुलर वेव फ्रंट्स का मतलब क्या हुआ? सर्कुलर वेव फ्रंट है तो फ्रिंजेस क्यों बनती है ना, रिंग्स बनना चाहिए, है ना। वेव फ्रंट का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं आप? नहीं समझ में, है ना। ये थोड़ा सा फंडामेंटल्स जो है। कुशाग्र, Yes, sir. कुछ बताओ। सर हाइजेंस वेव थ्योरी के हिसाब से उसमें पॉइंट सोर्सेस सर्कुलर वेवफ्रंट्स बनाते हैं, तो वही मैंने कोट किया। पॉइंट सोर्सेज जो है, अब पॉइंट सोर्सेज का मतलब क्या हुआ? The point source of energy or something light like this. ओके ओके, लेकिन मैं कह रहा था कि पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, है ना। पॉइंट सोर्सेज का क्या मतलब समझते हैं आप? The sources of light which are extremely small. माय गॉड, ये किसने बताया तुझे? अब मैं आपसे कहूं कि कुछ स्टार्स है ना जो रात में देखते हैं, रात में स्टार्स आपको कैसे दिखते हैं? So extremely small. है ना, क्यों दिखते हैं? लेकिन आपको ये भी पता है कि कुछ स्टार्स की साइज अर्थ से भी बड़ी है। कोई बीच में नहीं बोलेगा। So due to the distance between those stars and Earth. मैंने कहा ना कि कोई बीच में नहीं बोलेगा। अभी सुनिए जरा इसकी और हमारी बात को। पॉइंट, कुछ स्टार्स की साइज अर्थ से भी बड़ी है, बट दे अपीयर्स एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो कुशाग्र, आपकी बात में कोई दम जो रह नहीं जाता है ना, कि दे अपीयर्स, है ना, एक्सट्रीमली स्मॉल, है ना। एक्सट्रीमली स्मॉल है नहीं, but they appears okay due to the factor of distance,
ठीक है। यस सर। दूरी का रोल है, साइज का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो सूरज, आपका सूर्य क्या है, सन क्या है, इट्स ए सोर्स ऑफ लाइट। यस सर। आपकी आंखों से बहुत दूर है, यस सर। पॉइंट्स मान सकते हैं। यस सर। अच्छा, कोई भी स्फेयर अगर बहुत दूर से आ रहा है तो आपको क्या दिखेगा? पॉइंट। अरे पहले सोचो तो। कोई भी स्फेयर, इसको हाइपोथेटिकली जो अपने माइंड में ले आइए, है ना, इतना आसान नहीं है। कोई भी स्फेरिकल वेव फ्रंट आप तक आते आते क्या बन जाएगा? सर लगभग स्ट्रेट हो जाता है सर वो। गुड, है ना, वो लगभग मतलब 98 पॉइंट कुछ परसेंट तक इट बिकम्स अल्टीमेटली स्ट्रेट। ओके, और उस स्ट्रेट वेव फ्रंट को वी कॉल एज फ्रिंज, है ना, क्योंकि लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स oscillating locus of all those point oscillating must have y equals to mx plus c type of equation. Okay, जो स्फेरिकल इक्वेशंस था, यू में से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये थोड़ी सी हाई लेवल की फिजिक्स है, लेकिन है बहुत बेसिक, है ना, है तो फंडामेंटल्स, लेकिन आप अगर वहां तक सोच पा रहे हैं तो द इक्वेशन ऑफ द स्फेरिकल वेव फ्रंट मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ओके, मेरी बात समझ में आ रही? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। तो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, वो जो स्फेयर का इक्वेशन है, दैट हैज बीन मॉडिफाइड इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है। तो अगर लोकस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को फॉलो करता है, मेरा कहने का मतलब है लोकस, इनका लोकस उन सारे पार्टिकल्स का लोकस जिनसे मिलकर के वेव फ्रंट बना है, अगर वो लोकस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को फॉलो करता है, जैसे y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो जो फ्रिंजेस हैं दे आर ऑलवेज स्ट्रेट। ठीक है। तो जो पैटर्न बनेगा उस पैटर्न को फ्रिंज पैटर्न कहते हैं। अगर locus of all those points having constant thickness satisfy the equation of a circle x square plus y square equals to a square, तो उस केस में जो फ्रिंज पैटर्न होगा, इट इज सपोज टू बी अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, अ सर्कुलर रिंग्स। आई होप बात समझ में आ रही होगी। यस सर आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है, कब आपको कोई चीज सर्कल दिखती है, कब आपको कोई चीज स्ट्रेट दिखती है, कब आपको कोई चीज लीनियर दिखती है, कब आपको फ्रिंज पैटर्न दिखता है, उसका कॉन्सेप्ट प्योरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। ओके, तो यहां पर जो हमें देखना है बेसिकली, अब इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में चले। थिन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको उस दिन भी कहा था, आज भी बोल रहा हूं कि थिन का मतलब है जो थिकनेस है, उस थिकनेस का ऑर्डर इनकमिंग वेवलेंथ के ऑर्डर का होगा, देन इट इज सेड टू बी थिन फिल्म, है ना। जब वाटर सरफेस पे आप 1 ड्रॉप ऑयल की डाल देंगे, ठीक है, जब पानी के ऊपर 1 बूंद तेल की डालेंगे, तो जो ऑयल का लोअर सरफेस है और वाटर का अपर सरफेस है, उसके बीच की थिकनेस
400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर की रेंज की अगर है तो बनने वाली फिल्म्स थिन फिल्म के नाम से जानी जाएंगी। ठीक है। और मैंने उस दिन थिन फिल्म का पूरा एक एक्सप्रेशन आपको पाथ डिफरेंस निकलवाया था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। ये देखिए उसका एक जो डिटेल ओवरव्यू देखिए, इधर स्क्रीन दिख रही है। Yes, sir. इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म है, टी थिकनेस है। अब देखिए दो है, एक ऊपर वाली जो लाइन है दिस रिप्रेजेंट द लोअर सरफेस ऑफ ऑयल, नीचे वाली जो लाइन है दिस रिप्रेजेंट द अपर सरफेस ऑफ वाटर, है ना। तो यहाँ एयर है, अंदर का मीडियम है, ऑयल है, एसिड है ना। मीडियम, जो कुछ भी मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थिकनेस टी है। अब इस पॉइंट ए से लाइट रेज आ रही है, पॉइंट बी पर रेज स्ट्राइक करेंगी तो क्या होगा पॉइंट बी पर? बोलिए। हाँ, कुछ लाइट रेज रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, इनको R1 कहते हैं, कुछ आगे की ओर रिफ्रैक्ट होंगी, पॉइंट सी पर भी वही होगा जो पॉइंट बी पे हुआ था। पॉइंट सी से कुछ लाइट रेज रिफ्लेक्ट करके बाहर निकल जाएंगी जिनको R2 कहेंगे, और कुछ आगे की ओर ट्रांसमिट हो जाएंगी जिनको T1 कहेंगे। अब these R1 and R2 are coherent waves। क्यों कोहेरेंट है? Yes, क्योंकि they are the part of the same source A, है ना। Therefore they are coherent and they must interfere, और उनके इंटरफेरेंस का जो रिजल्ट है वो फ्रिंज पैटर्न के रूप में इस खाली जगह में जिसकी थिकनेस टी है यहाँ पर दिखेगा। ब्यूटीफुल कलर पैटर्न आपको यहाँ पर दिखेगा, जैसे सोप बबल के केस में दिखता है। ठीक है। तो अब आपको इन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज के बीच में, जो लाइट रेज कोहेरेंट वेव्स हैं, इनके बीच का पाथ डिफरेंस निकालना है। ओके। इसको ड्रॉ करिएगा और इसका पाथ डिफरेंस निकालिए। पाथ डिफरेंस आप अपने आप से भी निकाल सकते हैं, है ना। और हर बुक में पाथ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट अलग अलग दिया है, जैसे ही आपको जिस बुक से समझ में आ जाए। वैसे जो ई बुक मैंने दिया है उस ई बुक में बहुत ही सिंपलेस्ट केस करके पाथ डिफरेंस निकाला गया है। तो R1 और R2 के बीच का पाथ डिफरेंस कोई हमें बता पाएगा इस डायग्राम से देख करके? सर एनडी। अरे यार, किसने बोला एनडी? सिद्धार्थ ने? यस सर। अब कैसे आपने ऐसे कैसे बोला एनडी? रीजन बताइए। नहीं समझ में आ रहा है नहीं सर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए तब बोलिए, है ना भाई दुनिया में दो तरीके के इंसान हैं, ठीक है। सर जिस पहले जगह सुनो से कहानी सर R2 वेव स्टार्ट हुई है। नहीं, कहानी पहले सुनो, कहानी बता रहा। दो तरीके के वेव्स हैं, ठीक है। कहानी बुरा मत मानना। दो तरीके के लोग हैं, एक कैटेगरी है जो बोलने के बाद सोचते हैं, दूसरी कैटेगरी है जो सोच के बोलते हैं। नहीं यस तो सर। इट्स अप टू यू
कि बोल करके सोचना है या सोच करके बोलना है? हाँ, पाथ डिफरेंस की बात हो रही है। अब देखिए जैसे R1 R2 है, ये दो कोहेरेंट वेव्स हैं। क्यों कोहेरेंट हैं? क्योंकि इनका सोर्स एक है, एक ही सोर्स से इनका एम्पलीट्यूड जो डिवाइड हो रहा है। तो कोहेरेंट सोर्सेस बनाने के, कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस करने के दो सबसे आसान तरीके हैं, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड और डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। इस केस में एम्पलीट्यूड डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स में, इसीलिए इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म इज अ ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो दोनों लाइट रेज के बीच का जो पाथ डिफरेंस है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो सिद्धार्थ भाई ने बताया कि पाथ डिफरेंस एनडी है, क्या सही है? एन भी होगा सर। एन भी होगा। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा, क्या मतलब इतने डिफरेंस को अगर आप माइनस कर दें तो आपको सीधे वेव्स मिल जा रही क्या? इतना एन बी या बी एन पोर्शन आप अगर यहाँ निकाल दें तो सीधे वेव्स मिल रही आपको? बोलो भैया, कोई बात नहीं है ना, सही या गलत कुछ भी बताना है ना? सर मे बी सर BC प्लस CD हाँ, माइनस NB होगा। गुड है ना, BC प्लस CD। कहीं से जो देख के बता रहे हो, परितोष की अपने आप बता रहे हो? नो सर, ये किया हुआ है हम लोगों ने, गुड, 12th में था ऐसा। हाँ गुड है ना। तो BC प्लस क्योंकि R2 आपको अंदर से आके मिलेगा ना भाई। R2 तब मिल रहा है जब लाइट रेज BC और CD के बराबर का एक्स्ट्रा पाथ सफर कर रही हैं फिल्म के अंदर, राइट? मैं ठीक बोल रहा हूं? यस। तो path difference between R1 and R2 will be path BC plus CD in film minus path NB in air, है कि नहीं? और अब पाथ BC प्लस CD, क्यों म्यूट रखी ना? आनंद अपने को अनम्यूट किया हुआ है। आनंद बरनवाल, यस सर। म्यूट रखिए। पाथ डिफरेंस between R1 and R2, path BC plus CD in film minus path BN in air, ठीक है ना? अब BC और CD की वैल्यू निकाल सकते हैं आप डायग्राम से। BC और CD की वैल्यू डायग्राम से निकाल सकते हैं ना? सर cos R है ना? हाँ, वेरी गुड, यहां से निकाल सकते हैं आप। तो एक स्टोक्स का रिलेशन हम डायरेक्ट यूज करेंगे। पाथ इन फिल्म और पाथ इन एयर्स का डिफरेंस क्या है? इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पाथ इन फिल्म को म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन यू हैव द पाथ इन एयर। तो पाथ डिफरेंस का जो इक्वेशन बनेगा, इट इज BC प्लस CD इन फिल्म माइनस BN इन एयर। इसको सॉल्व करिएगा। BC की वैल्यू आप ट्रायंगल BMC से निकालेंगे, है ना? यस सर। ट्रायंगल BMC से यू हैव द वैल्यू ऑफ cos R, ठीक है?
कॉस आर क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे बी, ऐसे एमसीडी से दूसरे की वैल्यू आएगी। इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा, नहीं आता है तो फिर हम लोग इसको पूरा फिर से एक बार नेक्स्ट टर्न पे, लेकिन अपने आप जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है? ट्राई नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। मैं तो बताऊं ही, मेरे जो है एक बार दो बार जितनी बार कहेंगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन समझ में तब आएगा जब आप एक बार अपने आप करेंगे। सर बीसी टी बाई कॉस आ रहेगा। हाँ है ना, क्योंकि ये सीएम की वैल्यू टी है ना भाई, सी है ना, तो टी अपॉन कॉस आर टाइप में आएगा, नहीं? ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से कहने का मतलब है जो बीसी की वैल्यू होगी इट विल बी टी कॉस आर, ठीक है? जो सीडी की वैल्यू होगी इट विल आल्सो बी टी कॉस आर, ठीक है? अब अगर इसको इस फॉर्म में भी जो है रखेंगे, है ना, बीएमसी में, अगर इसको आर वाला एंगल जो है तो इट वुड बी टी अपॉन कॉस आर। अगर आर इसको भी, क्योंकि आई इक्वल्स टू आर होगा, स्नेल्स लॉ फॉलो होगा, तो एमसीडी में भी इट विल बी टी अपॉन कॉस आर। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है? यहां तक रुके और कोई डाउट तो नहीं है? डायग्राम में कोई डाउट तो नहीं है? इसको एक बार जरूर अपने आप सॉल्व करिए। सर ये ठीक है? मीडियम को ग्लास स्लैब की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, श्योर। मीडियम तो कुछ भी है। मीडियम यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम उस ऑयल का लेंगे, मीडियम तो आपको यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप इंट्रोड्यूस करना है ना भाई, क्योंकि जो है ग्लास स्लैब लेंगे तो थिन की जगह थिक फिल्म का केस बन जाएगा। कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ओके ओके सर। ठीक, तो हम लोग यहाँ तक रुके। जी सर। ओके, बाय। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू सर।